बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इस टॉपिक में जो है वो कन्फ्यूजन होती है, मतलब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसके कॉन्सेप्ट को, कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये बेसिकली क्या होता है। तो हम इसको जो है वो देख लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी वे में, ताकि जो है इसको हम आसानी से जो है वो इसको याद कर लें। तो पहला जो जी, हम इसको डिस्कस करने से पहले रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो हम एक टर्म पढ़ेंगे जी, रिलेटिव मास। ठीक है। अब ये टर्म जो रिलेटिव मास है ये क्या होती है, आपने देखा होगा कि आप अक्सर जो है वो बाहर कोई भी चीज़, कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट्स वगैरह आप बाय करने जाते हैं मार्केट से, तो आप जो है जब शॉपकीपर को कहते हैं कि जी हमें 1 kg कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो इस तरह का एक उसके पास बैलेंस होता है। ये बैलेंस भी आपने देखा हुआ होगा। ठीक है। एक साइड पे जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करता है, जो वेट की फॉर्म में हम जिसको वेट होते हैं, ठीक है, वो यूज़ करता है। लेट्स सपोज अगर आपने 1 kg जो है वो लेने ही कोई भी चीज़, तो वो एक साइड पे जो है वो अपना 1 kg का वेट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रख देगा, और दूसरी साइड पे जो है वो वेजिटेबल डालना शुरू कर देगा। ठीक है। जब ये दोनों साइड्स जो हैं इस बैलेंस की, वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, मतलब एक जैसी हो जाएंगी, मतलब बराबर लेवल पे आ जाएंगी, तो हमारे पास भी हमें पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ हमने लिया वो 1 kg हो गई है। ठीक है। मतलब हमने स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करके अपना जो है किसी भी जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ का जो मैस है वो ले लिया है, रिलेटिव मैस। ठीक है। तो ये है रिलेटिव मैस। अब अगर हम एटम की सेंस में बात करें या केमिस्ट्री में देखें, तो अगर हमने केमिस्ट्री में, हमें पता है कि हम ज़्यादातर किस चीज़ से डील करते हैं, हम एटम के गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है। तो एटम जो है, जब हम हर चीज़ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम एटम का जो है वो मैस कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले हमने टर्म यूज़ की जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो होता है रिलेटिव मास, और एटम के लिए हम करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ का मास लेने के लिए हमें हमें एक स्टैंडर्ड यूज़ किया, ठीक है। लेकिन जब हम एटम की सेंस में बात करेंगे, यहाँ पे भी साइंटिस्ट को जो है वो थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया वो था हमारे पास जी C12 या कार्बन 12 उसको बोलते हैं। ठीक है। इसको कार्बन 12 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है, या इसका जो मैस नंबर है वो 12 होता है। और मैस नंबर क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का सम होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इज इक्वल होता है मैस नंबर के। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 6 होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा, इसी वजह से इसको कार्बन 12 कहते हैं। ठीक है। और इस तरह से इसको लिख देते हैं कार्बन 12। तो इस ये हमारे पास जो है कार्बन के 12 यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इस कार्बन, एक कार्बन को, ये कार्बन 12 को जो है वो तोड़ दूँ छोटे छोटे पीसीज में, मैं इसको जो है वो 12 पीसीज में तोड़ दूँ, बिल्कुल इक्वल साइज़ के। तो जब मैं इसको ब्रेक कर दूँगी, तो ये यहाँ पे मेरे पास, लाइक मैंने अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे पास जो है वो ये आ गए पीसीज 12। ठीक है। तो हर पीस जो है वो सेम साइज़ का है, और हर पीस जो है वो, फिर इसका मतलब है अगर वो टोटल उसका मैस नंबर जो है वो 12 था, या वो 12 यूनिट्स थे, तो ये हर जो है वो जो हमारे पास एक पीस आएगा वो एक उसका यूनिट हो जाएगा। मतलब कार्बन के अंदर हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो है वो 12 यूनिट्स हैं, क्योंकि हमने जो है इन 12 को जब हम आपस में दोबारा जोड़ेंगे, तो हमारे पास इस तरह का कार्बन आ जाएगा, इस तरह का। ठीक है। तो अगर मैं इनको तोड़ दूंगी तो इस तरह का आ जाएगा। तो मतलब एक ही बात है ना, अगर मैं पूरा कार्बन उठा लूँ, या मैं उसको तोड़ के उसके 12 पीस करके उठा लूँ, तो मैंने उसको 12 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो 1 कार्बन एटम जो है मैंने इक्वल कर दिया है 12 यूनिट्स के, उसको जो है वो ब्रेक करके। ठीक है। तो अब इस कार्बन को हम जो है एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे अपना किसी भी एटम का जो है वो मैस कैलकुलेट करने के लिए, या उसका जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस हम पढ़ रहे हैं तो वो कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन का जो मैस होता है, मैस नंबर होता है ना, वो 16 होता है। इसके अंदर 8 जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और 8 ही जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैंने इसका मैस लेना है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को रख दूँगी। ठीक है। ऑक्सीजन का मैस कितना था, 16 था।
तो यहाँ पे मुझे कार्बन के कितने यूनिट्स रिक्वायर होंगे। देखो मैंने कार्बन को जो है वो 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मतलब कार्बन का अब मेरे पास सिंगल सिंगल यूनिट अवेलेबल है, तो मुझे जितने रिक्वायर्ड होंगे मैं उतने यूनिट्स यूज़ कर सकती हूँ। बेशक मुझे 100 यूनिट भी अगर रिक्वायर होंगे तो मैं 100 यूनिट उठा के भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 होता है, तो यहाँ पे कार्बन के जो है वो मैं 16 यूनिट यूज़ कर लूँगी यहाँ से उठा के, ठीक है। ये तो मैंने एक एटम तोड़ा है तो 12 बने हैं ना, इसके 12 यूनिट्स बने। जिस तरह मैं बहुत सारे एटम अगर तोड़ लूँगी तो बहुत ज़्यादा यूनिट्स बन जाएंगे कार्बन के। तो उन्हीं में से मैं जो है वो यहाँ पे जो है वो कितने यूज़ करूँगी, इसके रिलेटिव मतलब इसका मैस नंबर कितना है 16, तो मैं यहाँ पे 16 यूनिट्स जो है वो यूज़ कर लूँगी। 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13, छोटे बना रही, 14 15 और ये 16, ठीक है। तो ये हमारे पास जी, जब हमने इधर कार्बन के 16 यूनिट्स रख देंगे तो इधर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन जो है वो मैस नंबर 16 पड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो हमारे जो बैलेंस है ये लेवल तब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइडों पे अगर देखें तो सेम यूनिट्स हो जाएंगे, क्योंकि इसकी 16 यूनिट है और इसकी जगह पे हमने कार्बन के 16 यूनिट्स रख दिए। तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का करना चाहें तो हाइड्रोजन का जो है वो आपको पता है मैस नंबर होता है 1, ये मेरा हाइड्रोजन पड़ा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैस लेने के लिए यहाँ पे मुझे जस्ट एक ही यूनिट यूज़ करना पड़ेगा कार्बन का, तो ये वाला एक ही मैं यूनिट कार्बन का लूँगी, क्योंकि मैस नंबर ही एक है, जितना मैस नंबर उतने हम यूनिट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम जो है देखेंगे कि ये जब दोनों के अंदर हम एक एक यूनिट रख देंगे, ये हाइड्रोजन रख दिया और ये एक यूनिट कार्बन का रख दिया, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस जो हमारा है, दोनों साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन का मैस आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जैसे कि आपको पता है कि मैस नंबर होता है, ये हो गया नाइट्रोजन, हमारा नाइट्रोजन का होता है जी 14। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसके अंदर जो है कितने कार्बन यूनिट्स रख लेंगे, हम 14 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है मैस नंबर जो है वो नाइट्रोजन का वो 14 है, तो उसी हिसाब से जो है हम उसको उसके जो है वो यूनिट्स ऐड कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे 14 यूनिट्स ऐड करती हूँ, 8 हो गए हैं, 9, ये 10, थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ, वैसे ये इक्वल साइज के होते हैं सारे, जैसे हमने वो पीछे डायग्राम में भी देखा। तो ये मेरे पास 12 हो गए हैं, ये हो गया 13 और ये हो गया 14, ठीक है। तो आप जब इसको मतलब ड्रॉ करेंगे तो ये ज़्यादा जो एक्यूरेट बन जाएंगे, अभी ये इतने ज़्यादा वो नीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये मैंने 12 बनाए हुए थे, ये सारे इक्वल साइज़ के, तो ये सारे इक्वल साइज़ के होते हैं, बनाने में छोटे बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी दोनों साइड्स इस पोजीशन पे आकर दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा नाइट्रोजन का। तो अब रिलेटिव हम क्या क्यों कह रहे हैं, देखिए हमने तीनों केसेस में ऑक्सीजन का केस देख लें, हाइड्रोजन का देख लें या आप नाइट्रोजन का देख लें, हमने तीनों केसेस में इनको किससे मतलब रिलेट किया है, हमने कार्बन 12 से रिलेट किया है, ठीक है। मतलब कार्बन 12 को रेफरेंस मान के जो है वो हमने इनके वेट किए हैं, जिस तरह से वो जो शॉपकीपर था वो अपने इस वेट को रेफरेंस मान के हमें वेजिटेबल या फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये था जी रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बात कर लेते हैं, एक नई टर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ये जी हमारा यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का। जिस तरह से शॉपकीपर हमें 1 kg यूनिट यूज़ करता है रिलेटिव मैथ्स में, जो हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स का जो यूनिट होता है, मैथ्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट वो kg होता है, किलोग्राम। इसी तरह से जो हमारे पास एटॉमिक मैथ्स होता है या रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स होता है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो AMU होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कार्बन के जो 12 यूनिट्स थे वो हमारे पास 12 AMU थे, ठीक है। अब यूनिट्स को हटा के हम उसकी जगह पे यहाँ पे उसका जो है वो यूनिट लिख देंगे AMU। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया है 12 पीसीज में यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये हर जो एक पीस है ये या इसका जो एक पार्ट है वो 1 AMU के इक्वल है। तो टोटल मिला के जब 12 यूनिट्स को ऐड करेंगे तो वो 12 AMU बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 16 ऑक्सीजन है O16, इसका जो है वो मैस क्या होगा 16 AMU, ठीक हो गया। और इसी तरह से हाइड्रोजन का जी हमारे पास होगा 1 AMU, यहाँ पे साथ AMU ऐड कर देंगे सब में, ठीक है, यूनिट्स की जगह पे। और यहाँ पे 14 AMU। तो हमने यहाँ पे जी जिस तरह से मैस को kg का यूनिट देते हैं, हमने अपने रिलेटिव एटॉमिक मैस को भी एक यूनिट दे दिया है, ताकि हमें आसानी हो किसी भी एटम का जो है मैस लेने में। तो हमने वो यूनिट जो यूज़ किया है वो है जी एटॉमिक मैस यूनिट।
और हमने उसको किस तरह से जो है वो सबके साथ ऐड कर दिया, यूनिट्स को हमने हटा के और उनकी जगह पे AMU ऐड कर दिया। तो होप सो आपको जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है हमने कार्बन 12 के साथ जो है वो डिफरेंट एलिमेंट को रिलेट करना है। थैंक यू।